गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर छोड़ो, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, हम पेपर तो छोड़ ही दो। तो उसी के तहत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे और यूनिट 3 जो हमारी यूनिट 3 आज स्टार्ट करेंगे और ये हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, यूनिट 2 ख़त्म हो गई थी, यूनिट 3 शुरू करने वाले थे हम लोग। ठीक है, साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है ना, इस बुक का नाम है, इस पेपर का नाम है। ठीक है, तो यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग और इसके अंतर्गत हम लोग मेनली ये देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, एक टीचर किस तरीके से हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है शिक्षक जो है वो ज्ञान के स्थानांतरणकर्ता के रूप में है, सुविधादाता के रूप में वो क्या भूमिका निभाता है, मार्गदर्शन के रूप में भूमिका निभाता है, मनोवैज्ञानिक परिदृश्य के रूप में जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें टीचर अपना योगदान देता है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं वो समझिए। देखिए, ज्ञान के स्थानांतरणकर्ता का क्या मतलब है कि उसके पास ज्ञान होता है, वो उसको जो है बच्चे में ट्रांसफ़र करता है। जो भी उसको आता है, जो भी बाहर चीज़ें हैं जैसे वातावरण की, उनको वो सिखाता है ना। बच्चे के अंदर की जो शक्तियाँ उनको बाहर लाता है ना। तो इस तरीके से। और एक शिक्षक में क्या होना चाहिए, तो उसके स्पष्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्पष्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसमें बुद्धि होनी चाहिए, वो अच्छे से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सके, है ना। उसे शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग करना आना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान का जो प्रयोग भी कर सके। ज्ञान होने से ज़रूरी ज्ञान होना से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसको अप्लाई कैसे करें, है ना। हम लोग मेनली क्या होते हैं कि साइकोलॉजी में बच्चे सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत बताया, ठीक है, उसमें बेसिकली आप लोग हर चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लोगे। लेकिन जो सीटेड वाले हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें, लेकिन फिर भी वो लोग घुमा के इस तरीके से पूछते हैं कि उतने पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो वही है ना कि अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम को निर्धारण कैसे करें, निर्माण कैसे करें, है ना। चलिए, अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिका जो है वो सुविधादाता के रूप में कैसे होनी चाहिए। देखिए, पहले तो है निर्देशन और परामर्श। ठीक है, निर्देशन और परामर्श आप लोग सेमेस्टर 3 में पूरा एक पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। उसमें है पूरा एक बुक ही है पूरी। ठीक है, पेपर है पूरा एक। तो जो शिक्षक है वो अच्छा एक निर्देशनकर्ता, परामर्शदाता ये होना चाहिए। उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छे से निर्देशित कर सके और वो परामर्श दे सके। ठीक है, कक्षा कक्ष में समायोजन की स्थिति, बच्चा अपने का बच्चा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वो अपने आप को बच्चों के अकॉर्डिंग और बच्चों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा तालमेल बिठा के उसका समायोजन कर सके। ठीक है, स्तर में सुधार, ठीक है, बच्चों का जो है स्तर उनको उसमें सुधार करें। मार्गदर्शक के रूप में किस तरह से भूमिका निभाता है, तो अगर वो उत्तम व्यवहार करता है ना, तो वह बच्चे भी उत्तम व्यवहार करते हैं, है ना। वही है ना कि जैसा करोगे वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा, आउटकम आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है नैतिकता की भावना, ठीक है, नैतिकता या सम्मान, आदर्श या मूल्य, इस तरह की चीज़ों को सिखाना जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है व्यवहार की तरह, व्यवहार में लाना। अगर वो व्यवहार में ला के सिखाया जाए ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ना कि मोटिवेशनल स्पीच दे दिया, कहानी दे दिया या उसकी इम्पोर्टेंस बता दी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप उस तरीके से खुद व्यवहार करते हैं ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है,
और मार्गदर्शक के रूप में देखिए अभिभावक से संपर्क करना भी एक टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अभिभावक से संपर्क करके जो है वो बच्चे के बारे में कुछ अभिभावकों से जानता है कि उसमें क्या कमी है या क्या उसकी जो भी अचीवमेंट है, और कुछ टीचर अपने बताता है, और किस तरीके से उस पर वर्क किया जाए वो दोनों लोग जो है समाधान निकालते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, है ना। पीटीएम मीटिंग बहुत ज़्यादा होती है आजकल। व्यावसायिक सूचना प्रदान करें। मार्गदर्शक के मतलब जैसे बच्चा अगर बड़ा है, मतलब मिडिल हायर मतलब सेकेंडरी स्कूल में है, 12 वगैरह में, तो बच्चा ये होगा कि भाई आगे चल के क्या ही करना है ना। तो वो क्या करेगा, व्यावसायिक शिक्षा मतलब व्यावसायिक सूचनाएं देगा कि बेटा 12th के बाद आप इस फील्ड में जाओ। मतलब क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से जानता है कि बच्चा किस मतलब हर एक मतलब टीचर जो है ना हर स्टूडेंट के बारे में बता सकता है कि हाँ ये बच्चा इस सब्जेक्ट में होशियार है और ये डम्बो है। ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, वो प्रकट नहीं करता लेकिन वो हर बच्चे पे ध्यान देता है। आवश्यक सूचनाएं वो प्रदान करता रहे, ठीक है, उसकी लाइफ से रिलेटेड या फिर हर तरीके की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं बच्चों के लिए वो सूचनाएं प्रदान करे। छात्र के संपूर्ण पक्ष का ज्ञान रखे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वह संपूर्ण पक्ष पर ध्यान देगा ना, जैसे ऐसा एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे हम, है ना, मतलब एक बच्चा डेली लेट आता था, है ना, और टीचर उसको रोज़ मारता था कि वो डेली क्यों आता है ना। उसके बाद एक बार टीचर, और वो मार खा के बेचारा चुपचाप बैठ भी जाता था, लेकिन एक बार टीचर ने उसको फॉलो किया तो देखा कि वो जो है किसी गरीब का डेली हेल्प करता था, है ना। उसके बाद उसी के चक्कर में वो लेट हो जाता था। तो फिर टीचर को लगा कि बताइए हमने बेवकूफ़ी में उसको मारा जबकि वो एक अच्छा काम कर रहा था। तो बच्चे अगर कुछ गलत भी करते हैं ना तो उसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए कि उसका मतलब क्यों ये गलतियाँ हो रही हैं, है ना। देखिए एक चीज़ और, ये जो टर्म है ना इनसे बेसिकली बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आएंगे जो कि कॉमन सेंस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसमें आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना उसमें आपको साफ साफ दूर से दिखाई देगा कि हाँ ये गलत है, निगेटिव दूर से दिखाई दे जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको बच्चे को सुप्रीम पावर रखना है, ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो सुप्रीम पावर है, उसका बुरा नहीं हो सकता, उसको मार नहीं सकते, उसको दंड नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सीखा है ना, तो बस वही है कि बाल केंद्रित शिक्षा को बच्चा सुप्रीम पावर है, उसके बारे में अहित नहीं सोच सकते। अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो उसका कारण भी टीचर है, ठीक है। तो जो है टीचर का मतलब टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं होगा, सही से शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया होगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसमें मेनली बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टेंशन नहीं, बस इतना है कि आप जो वर्डिंग है ना वो सीख लीजिए। देखिए इतना है तो आप भी मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ क्या पॉइंट बन सकता है, की पॉइंट। अब इनमें क्या पूछेगा, इनमें कुछ नहीं पूछ सकता वो, लेकिन हाँ आगे आपको बताएंगे। ये देखिए इसमें भर भर के जो है की पॉइंट्स हैं वो कैसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट, लेकिन इनमें वो घुमा के पूछेगा, लेकिन कितना भी घुमा ले आपको डायरेक्ट उसका आंसर पता चलेगा, कॉमन सेंस लगा के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मनोवैज्ञानिक परिदृश्य के रूप में मतलब एक शिक्षक जो है एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक नहीं लेकिन एक स्टूडेंट को समझने वाला मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है, उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए कि उसको ये बात पता होनी चाहिए कि हर बच्चे को नाम के द्वारा संबोधित किया जाए, है ना। ए लड़के, ए नीली शर्ट, ए टोपी वाले, इस तरह से यूज़ नहीं करना है, उसका नाम लेना है। इससे क्या होगा ना, आप खुद सोचिए एक भरी क्लास में एक भरी मतलब जैसे आपने कभी कंपटीशन की तैयारी की होगी तो एक भरी क्लास में आप बैठे हैं और टीचर आपको नाम से खड़ा कर दे, है ना, तो सब कहेंगे वाह यार टीचर इसको जानता है ना, होता है। और अगर वहीं कहते ए तुम खड़े हो जाओ, है ना तो कहता है अरे क्या है यार छोड़ो, जानते ही नहीं है। तो वो इफ़ेक्ट डालता है, नाम का संबोधन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है।
पॉजिटिव संप्रेषण हो, मतलब सकारात्मक संप्रेषण हो, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो वो पॉजिटिव हो। छात्रों के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखा जाए, मतलब जो है वही है ना, कोई चीज़ पढ़ाने से पहले पूर्व अनुभव को ध्यान में रखा जाए और पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही पढ़ाया जाए, ठीक है। निर्देशन, उद्देश्य, उपयोगिता आधारित अधिगम हो, मतलब जो निर्देशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य क्या है वो, और उपयोगिता क्या है जीवन में, या जीवन का क्या उद्देश्य है, इनके आधारित जो है वो अधिगम ऐसा ही दिया जाना चाहिए। मतलब उपयोगिता, किस लिए हम शिक्षा दे रहे हैं, क्या उपयोगी है वो चीज़, उस आधार पे आपको शिक्षा देनी चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है, जैसे आप बीएड पढ़ रहे हैं, मतलब बीएड की क्लास ले रहे हैं, तो आपका उद्देश्य है बीएड का पेपर क्लियर करना है ना, तो ये आपका उद्देश्य हो गया। उपयोगिता क्या हो गई है कि भैया आपको आगे चल के टीचर बनना है, तो उसी के आधार पर आप ये क्लास ले रहे हो, है ना, तो उसी आधार पर हम अधिगम भी दे रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं, आई होप ये एक टर्म आपका ख़त्म हो गया। चलिए दूसरा शुरू होता है, मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप, ठीक है, अधिगम के पक्ष में। देखिए पहले तो समझ लीजिए मूल प्रवृत्तियाँ क्या है। तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, वो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति सीखता नहीं है, अपने आप हो जाती हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, मतलब एक बहुत छोटा सा बच्चा है, चाहे किसी का भी हो, किसी का XYZ, है ना। जैसे बकरी का बच्चा देख लीजिए, बकरी का बच्चा 1 या 2 मिनट नहीं होंगे वो दौड़ना शुरू कर देगा, है ना, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है वो, है ना। लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, जैसे गाय भैंस के बच्चे होते हैं वो 1-1-2 घंटे ले लेते हैं खड़े होने में, लेकिन बकरी का बच्चा 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है। अपना इंसानों का बच्चा की बात करें तो वो पैदा होते ही रोना शुरू करता है, मतलब उल्टा करके जब मारते हैं ना तो रोने लगता है। तो ये उसको सिखाया नहीं गया ना, वो स्वाभाविक होती हैं, ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो स्वाभाविक होती हैं, अपने आप से आती हैं, वो कोई उसे अर्जित नहीं किया जाता, वो स्वाभाविक हैं, ठीक है, खुद से आती हैं। देखिए अगर बात करें मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप अधिगम के पक्ष में, मतलब अधिगम में मूल प्रवृत्तियाँ किस तरह से प्रभावित करती हैं, तो उनके क्या क्या प्रमुख अंग हो सकते हैं। एक तो ज्ञानात्मक है, दूसरा संवेगात्मक है, और तीसरा क्रियात्मक है। देखिए कैसे समझिए कि ये तीनों पक्ष जो हैं वो मूल प्रवृत्ति को, है ना, ये जो है ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ये टर्म जो है किसी न किसी तरीके से आपको इफ़ेक्ट डालते ही डालते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, आपने कभी शेर वगैरह नहीं देखा, मतलब उसके बारे में नहीं जाने, है ना, या शेर देखा, सांप देखा, या कुछ भी देखा, ख़तरनाक चीज़ देखी है, आपको लगा कि यार इससे मुझे डर है ना, तो डर है, तो ये क्या हुआ, आपको उसके बारे में अनुभव लगा, है ना, ज्ञान हुआ कुछ, है ना। फिर आपके अंदर एक जो है संवेग जागा भय का, है ना, तो आप क्या करें, छुप गए या वहाँ से भाग गए, पलायन कर गए। मतलब आपने देख लिया, शेर ने नहीं देखा, अगर शेर देख ले तो निपट गए, ठीक है, ठीक है। तो आपके अंदर संवेग क्या जागा, भय का, है ना। तो आपने क्रिया क्या की, क्रिया की, आप वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो क्या हुआ कि जो है अधिगम के पक्ष में ये सारे तीनों टर्म जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। देखो पहली चीज़ ये जन्मजात होती है, ठीक, सीधी सी बात है कि इसको सीखा नहीं जाता है, जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती हैं। ये मानव तक ही सीमित, अच्छा मतलब कुछ प्रवृत्तियां जो हैं वो मानव तक ही सीमित रहती हैं, जो ज्ञान अर्जन करना, आध्यात्म वाली चीज़ें, ये सारी जो है वो सिर्फ मानव ही कर सकता है ना। देखो खाना पीना है और प्रजनन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें हर एक प्राणी करता है ना, ये भी मूल प्रवृत्तियां हैं, है ना, और जो है ये जन्मजात होती हैं, है ना। तो ये जो है सभी मानव, मतलब सभी प्राणियों में होती है, ठीक है, हर एक प्राणी ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन मानव विशेष में क्या ज़्यादा खास बनाता है मानव को, मानव वो उसका दिमाग होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सर्वथा समान परिस्थितियों में मूल प्रवृत्तियों का उभार समान होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर
आपको भय लगा तो आप भाग लोगे, सीधी सी बात है। अगर आप किसी चीज़ को देख के खुश हो रहे हो ना, तो आपके मुंह पे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, है ना। तो ये मतलब अगर आप में भय है तो आप भागोगे। आपको भूख लगी है, खाने की तलाश है, तो मतलब अगर भूख लगी है तो आप खाने की तलाश करोगे ही करोगे, है ना। तो क्या होता है ना कि परिस्थितियां जो होती हैं, भूख लगने पे आप भाग नहीं जाओगे, है ना। भूख लगने पे आप भाग नहीं जाओगे, भूख लगने पे आप खाना ही खाओगे। या भूख लगने पे ये नहीं कि आप जो है पानी पीने लगो, पानी पीने से भी भूख नहीं मिट जाती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भले रात मिल जाए, अगर जोरों की भूख लगी तो पानी से भी काम नहीं चलेगा। तो यही कहना चाहता है कि अगर जैसी परिस्थितियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां समान रहती हैं, ठीक है। एक विशेष प्रकार का संवेग उनसे जुड़ा होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के उभार के बिना मानव व्यवहार को पहचानना संभव नहीं। हाँ सही है कि व्यक्ति जिस मूल प्रवृत्ति मतलब जिस तरह की आपकी क्रियाएं हैं, मानव जब तक अगर आप जो है मूल प्रवृत्ति अगर आप शो नहीं करोगे तो उस तरह मानव के व्यवहार को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए जब निरीक्षण वगैरह करते हैं ना, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है ना, वो लोग कुछ लोग चेंज कर लेते हैं अपने आप को। जैसे भय लगा, नहीं कोई निरीक्षण करने आया, देखिए समझिए कि कोई निरीक्षण करने आया है, और अगर उसको जैसे पता चल गया बच्चे को कि यार ये चेक करने आया है, होगा कुछ नहीं, लेकिन मतलब डराने आया है, तो वो उसके अंदर दिमाग आएगा ये सिर्फ डराने आया है, मारेगा वारेगा नहीं, है ना। तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को स्ट्रांग बताने का मतलब स्ट्रांग अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा ना कि मानव जो निरीक्षण होगा वो अगर बिना बताए हो ना, तो मूल प्रवृत्तियां जो है वो उभर के सामने आती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि मूल प्रवृत्तियां जब दिखेंगी ना, तभी जो है मानव के व्यवहार का हम जो है पहचान सकेंगे। अगर मूल प्रवृत्ति नहीं होंगी तो पहचान नहीं सकेंगे। और कभी कभी बनावटी व्यवहार हो जाता है, तो उस टाइम पे निरीक्षण बेकार हो जाता है। क्यों, बच्चे को अगर पता होता है कि निरीक्षण में कि ये हमारा टेस्ट ले रहा है, तो वो उस तरह से अपनी स्वाभाविक क्रियाएं नहीं करेगा। मूल प्रवृत्ति विस्मृत नहीं होती, एक स्मृति होते, एक विस्मृत होते। स्मृति मतलब याद किया हुआ चीज़, मतलब ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ याद करी, है ना। जैसे मैं उसी टाइम पे वो क्या नाम है, कोहलर भूल रहा था, है ना। तो वो मैंने याद किया, मेरे याद आ गया, है ना। मैंने याद आ गया तो वो क्या हो गया, स्मृति हो गई। अगर वो मुझे याद नहीं आता ना, जैसे वागले वाला एक मैंने देखा था कि मैंने कमेंट में पूछा था कि वागले क्या है, लेकिन वो मुझे याद नहीं आया, तो वो मेरे विस्मृति हो गई कि मतलब जो है वागले कौन, मतलब किस मूवी का कौन सा कैरेक्टर है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो वो मेरा विस्मृति हो गया, मैं भूल गया, कितना भी जोर डाले याद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। लेकिन उस टाइम पे कोहलर जो था वो मुझे याद आ गया था, तो वो याद आ गया था, तो मतलब क्या हो गया, वो मेरी स्मृति में है, मतलब याद किया होगा, फिर जब उस पर हमने दिमाग पे जोर डाला तो वो मुझे याद आ गया, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियां विस्मृत नहीं होती। क्यों विस्मृत नहीं होती, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, इसमें याद करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति विशेष संवेग से संबंधित होती है। अब वही चीज़ है ना कि जैसे यहाँ पे कुछ मैंने मूल प्रवृत्तियाँ लिखी हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। और इसमें मैंने ये वाली जो युयुत्सा है, ये शायद मैंने गलत बता दी है पिछली बार, ये मैंने घृणा बता दी थी, जबकि घृणा जो है निवृत्ति है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी जो है प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं मैंने लिख दी हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, एक मूल प्रवृत्ति पलायन है, ठीक। उसमें क्या हुआ, संवेग, भय का संवेग हुआ, आप डरे, आप में अंदर संवेग जागा भय का, तो आपने मूल प्रवृत्ति क्या हुई, भाग गए, पलायन कर गए। घृणा है, निवृत्ति हो गई। क्रोध का संवेग है तो युत्सा हो गया। आश्चर्य का अगर संवेग है तो क्या हुआ, जिज्ञासा आई, है ना। तो क्या हुआ, विशेष संवेग, मतलब प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का विशेष संवेग होता है। तो इसका संबंध, पलायन का संबंध भय से है, ये नहीं है कि पलायन का संबंध घृणा से हो जाए, ठीक है। निवृत्ति का जो है वो घृणा से होगा, ठीक। चलिए,
मूल प्रवृत्ति की प्रबलता। मूल प्रवृत्ति हर एक टर्म में आपकी पूरे लाइफ में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल रखती है। ठीक, चलिए आई होप आपको ये टर्म ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब बीच वाला पार्ट पढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण। देखो भाई, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कैसे? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं ना कि हाँ भाई मैकडूगल ने कितने संवेग दिए? 14 संवेग दिए, है ना। डायरेक्ट पूछता है। वुडवर्थ ने कितने दिए? किलपैट्रिक ने कितने दिए? सिगमंड फ्राइड ने कितने दिए? चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण जो है वो भारतीय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार का माना गया है। कौन कौन सा? दारेक्षणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। ठीक, दारेक्षणा में क्या होता है? बेसिकली जो काम प्रवृत्ति की बात है, मतलब काम प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, मतलब सेक्स वगैरह से। ठीक, पुत्रेषणा में क्या होता है कि पुत्र की इच्छा करना जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और वित्तेषणा जो होता है वो धन या भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना कि भाई हम पे धन आ जाए, हम पे भौतिक वस्तुएं, जैसे भाई मेरे घर में एसी लग जाए, मेरे घर में कूलर लग जाए, मेरे घर में मतलब जो भी आप सुख सुविधा वाली चीज़ें होती हैं वो सारी सोच लीजिए, वही है सब। ठीक है, चलिए एडलर ने एक प्रकार की बताई जिसका नाम आत्म प्रदर्शन है। बर्गसन ने एक बताई प्राण शक्ति, जिसका इन्होंने फिर जो है, एक तो यार सच्ची बता रहे हैं हमको मतलब कभी कभी ये गुस्सा आती है कि कुछ लोग सीरियसली नाम चेंज करके अपना इतिहास में नाम लिखवा लेते हैं और फिर हमको याद करना पड़ जाता है ना, फालतू का। अरे अपना काम करो, दूसरे का क्रेडिट काहे ले रहे हो भाई। अब जैसे बर्गसन है, इन्होंने प्राण शक्ति जो है मूल प्रवृत्ति बताई, फिर इसको नाम किसने दिया? एलान, मतलब इसका जो नाम दिया वो एलान वाइटल ने दिया, है ना। चलिए शोपेनहावर की कहें तो इन्होंने भी एक प्रकार की बताई, जीवन इच्छा। जॉन ड्रेवर ने 2 प्रकार की बताई, तीव्र इच्छा और प्रतिक्रियात्मक। थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार की बताई, एक वैयक्तिक एक सामाजिक। सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार की बताई हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में जो है वो बताया था कि वो काम शक्ति से, समझ रहे हो, काम शक्ति वही सेक्स की इच्छा वगैरह। तो शुरू में उन्होंने काम शक्ति बताया, लेकिन फिर उन्होंने इसको चेंज करके लिबिडो में बोल दिया। ठीक, लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा था कि अहम और मृत्यु, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इन्होंने ये 2 मूल, मतलब सिगमंड फ्राइड ने जो है 3 टोटल बताई थी, एक काम शक्ति, अहम और मृत्यु। लेकिन शुरू में उन्होंने पहले एक ही बताई थी, काम शक्ति, और बाद में फिर अहम और मृत्यु को भी बताया था। ठीक है, इसी को काम शक्ति को चेंज करके इन्होंने लिबिडो नाम दिया। किलपैट्रिक की बात करें तो उन्होंने 5 दिया, कभी पूछा नहीं जाता। वुडवर्थ ने जो है 9 दी थी, मैक्सडूगल ने 14 दी थी। ये बस ये याद रख लेना 4। और अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए है ना, तो गूगल पे जाइए और मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग करके टाइप कर दीजिए, डाल दीजिए, तो वो कुछ जो इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्तियाँ होंगी और उनसे रिलेटेड जो संवेग होंगे उनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो बेसिकली 4 ये हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई पलायन से संबंधित, और सबसे ज़्यादा युत्सा और निवृत्ति का पूछा जाता है, और कभी कभी जिज्ञासा के भी पूछ ले, लेकिन इन दोनों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये याद रख लेना, मैक्सडूगल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि मूल प्रवृत्ति के संवेग कितने दिए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए सहज क्रियाएं एक जैसी हैं, दोनों टर्म एक जैसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन तो माइन्यूट सा अंतर है। देखिए सबसे पहले जन्मजात, समरूप, क्षणिक, स्वतंत्रता, शारीरिक और स्वाभाविक आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको मतलब आगे बता देंगे। ठीक है, एक ही जैसे चीज़ें, जैसे जन्मजात होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, एक जैसा होता है, स्वतंत्र होता है, शारीरिक होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति सहज क्रियाओं में समानता, मतलब
ये सहज क्रियाएं और ये मूल प्रवृत्ति, इन दोनों में क्या समान है? देखो एक जैसे टर्म लग रहे हैं ना, कि मूल प्रवृत्ति मतलब स्वाभाविक क्रिया होती है ना कि नहीं, और सहज क्रियाएं मतलब जो ऐसी क्रियाएं जो खुद से हों, तो वो चीज़ें हैं। अब देखो क्या होता है, दोनों जन्मजात होती हैं, ठीक। संबंध, इनका जो संबंध होता है दोनों का, वो विशेषकर जो मानव प्राणी है, मतलब प्राणी से जो भी इम्पोर्टेंट, मतलब विशेषकर मानव की बात कही है, इनके संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है, दोनों की ये प्रवृत्ति हो या क्रिया हो, ठीक है। और दोनों ही क्या है, स्वाभाविक हैं, ठीक। चलिए अब इधर देख लीजिए असमानताएं। देखो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति संपूर्ण शरीर से संबंधित होती है, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये किसी शरीर के किसी भाग विशेष से संबंधित होता है, किसी एक भाग से। वो मूल प्रवृत्ति होता है, वो पूरे शरीर से संबंधित होता है। मूल प्रवृत्ति जो होती हैं वो आपकी अधिक समय तक चलने वाली है, लेकिन ये क्षणिक है, ठीक। उसके बाद अगर मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो मूल प्रवृत्तियों पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण के प्रभाव से मूल प्रवृत्तियां इफेक्ट करती हैं, लेकिन सहज क्रियाओं से इनका कोई इफेक्ट नहीं डालती, ठीक। पहली चलिए अगला पॉइंट देखिए, भावना, बुद्धि और शरीर, इन तीनों का संबंध जो है वो हमारा मूल प्रवृत्ति से है, लेकिन सहज क्रिया का जो संबंध है वो पूरी तरह से शरीर से संबंधित है, भावना और बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो भावना बुद्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है, शरीर से ही है। ये क्या है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन ये क्या है, ये अपरिवर्तनशील है, ठीक। ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। विशेष संवेग से संबंधित होते हैं, है ना, यहाँ कहीं बताया था, विशेष संवेग से संबंधित होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ, और ये किसी संवेग से संबंधित ना होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ज्ञान तथा भावना की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, ज्ञान और जो है ज्ञान और भावना, मतलब आपके जो ज्ञान है, आपकी जो भावना है, उसमें ये जो है मूल प्रवृत्ति में वो इम्पोर्टेंट रोल रखती है। लेकिन अगर सहज क्रियाओं की बात करें तो उसमें जो क्रिया है वो इम्पोर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हो गई, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, और ये यूनिट 3 है, कल यूनिट 3 कवर कर लेंगे। यूनिट 4 बुद्धि है, इंटेलिजेंस, बहुत नॉर्मल, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, 1-2 वीडियो में कवर कर देंगे। और 5वां चैप्टर व्यक्तित्व से रिलेटेड है, तो मतलब ऐसे मानिए 6-7 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब अगर आप सोच रहे हो कि टेंशन लो कि लेट कर रहे हैं, तो वो आप परेशान नहीं हुई, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करिए, ठीक। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।